नमस्कार, मैं कुमार शाह। देश के एक सूबे बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और सियासी सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। राजनीतिक पार्टियों के नेतागण बिहार में रैलियां कर रहे हैं। पार्टियों के घोषणा पत्र भी आ चुके हैं और जनता से वायदे किए जा रहे हैं, जो कि हर बार की तरह हाथी की दांत हैं, जो दिखाने के ओर हैं और खाने के ओर हैं। वायदे बस किए जाते हैं, लेकिन पूरे कितने होते हैं वो हम सब जानते हैं। इस दौरान सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर अब की बार बिहार में सरकार किसकी बनेगी। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार ही गद्दी पर आसीन रहेंगे? क्योंकि अगर बिहार की जनता का मूड देखें और अनेक सर्वे हुए हैं, उनसे पता चलता है कि अब की बार बाजी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है और चुनावों के परिणाम किसी भी करवट बैठ सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस वीडियो में हम इसी बात का मूल्यांकन करेंगे कि बिहार में अब की बार कौन जीत सकता है, कौन नहीं। इसे समझने के लिए हमें कई मीडिया संस्थानों द्वारा किए सर्वेज पर नज़र डालनी चाहिए और जनता की राय का जायजा लेना चाहिए। तो पहले हम पार्टियों के घोषणा पत्रों के उन मुख्य वायदों पर बात करेंगे जिनको लेकर महागठबंधन एवं नीतीश भाजपा के गठजोड़ जनता के बीच लेकर गए हैं। पहले बात करते हैं महागठबंधन के वायदों की। ये पहला मौका है जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ तीन प्रमुख वामपंथी दलों का एक मुकम्मल शक्ल में चुनावी गठबंधन हुआ है। यह भी खास बात है कि महागठबंधन नाम से जाने जा रहे इस चुनावी तालमेल की चर्चा अब सवालों से अधिक संभावनाओं के सिलसिले में होने लगी है। इसकी पहली वजह बनी है वो जनसभाएं जिनमें आरजेडी के लिए ही नहीं बल्कि वाम दलों के लिए भी अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। दूसरी वजह है वो तमाम खबरें जो यहाँ सत्ताधारी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से जुड़े कई विधायकों और मंत्रियों की चुनावी दौरों में हो रहे जनविरोध से संबंधित है। कहा जा सकता है कि महागठबंधन की चुनावी जनसभाएं सकारात्मक नजर आ रही हैं। मंच से रोजगार के मुद्दे को केंद्रीय मुद्दा बनाने पर जोर दिया जा रहा है और गरीबी और भूखमरी के सवालों को शामिल किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नवरात्र के पहले दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया। महागठबंधन ने साझा घोषणा पत्र को बदलाव के संकल्प पत्र का नाम दिया है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों में सरकार गठबंधन के बाद बिहार के लिए जो प्राथमिकताएं तय की हैं उसका जिक्र इस घोषणा पत्र में किया गया है, जो कि इस तरह से मैं कुछ वायदे बता देता हूं। पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फार्म पर जो फीस लगती है उसको माफ कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों तक जाने का जो किराया है वो सरकार देगी। पलायन रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। शिक्षकों के लिए समान वेतन समान काम का वायदा किया गया है। जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का वायदा किया गया है और पहले विधानसभा सत्र में ही केंद्र की कृषि संबंधी 3 बिलों के प्रभाव से बिहार के किसानों को मुक्त कर देने का भी वायदा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से वायदे किए हैं, मैं 3-4 बता देता हूं। सत्ता में आने पर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, जो कि अन्य राज्यों में उन्होंने वायदे किए थे। गरीबों का जो बिजली बिल है उसको माफ कर दिया जाएगा। किसानों के सही फसल का सही मूल्य दिलाने का वायदा किया है और कृषि कानूनों को खारिज करने का भी वायदा किया है। कुल मिलाकर महागठबंधन का घोषणा पत्र वैसा ही है जैसा अमूमन पार्टियों का होता है। पटना में केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के नेता निर्मला सीतारमण ने घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्पों के साथ अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच रखा है, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने वायदे किए हैं कि 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, यह कहा है। धान तथा गेहूं के बाद दलहन की भी एमएसपी पर खरीद होगी। कोरोना का टीका आते ही बिहार वासियों को निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। बिहार में 30 लाख और लोगों को 2022 तक मकान दिए जाएंगे। तो इसमें एक ही वादा है कि कोरोना की जो वैक्सीन आते ही बिहार को फ्री में देंगे। यह भी कमाल की समझ है। मानो केंद्र में सरकार राहुल गांधी की है, जो पूरे देश में कोरोना वैक्सीन देने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये तो है सिर्फ घोषणा पत्र। कागज पर लिखने में और जमीन पर काम करने में बहुत अंतर है। घोषणा पत्र हमेशा सुंदर ही होते हैं। अतीत में भी जब पार्टियां चुनाव लड़कर सरकारें बनाती थीं तो वो ऐसे ही वादे करती थी। अब तक तो बिहार का कायापलट हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको भी पता है कि सुंदर बातें सिर्फ इन घोषणा पत्रों तक ही है। जब सरकार बन जाएगी तब ये बातें धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसा ही होता आया है।
अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। आज तक CSDS ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे अगले, इस सवाल पर नीतीश कुमार अब भी लोगों की पहली पसंद है। हालांकि तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ी है। मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार को 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं, वहीं 27% लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नीतीश और तेजस्वी में महज 4% का ही अंतर है। टाइम्स नाउ के पोल में मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद है, इस सवाल पर जनता में 20% लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर हामी भरी है। वहीं दूसरे नंबर पर है 17.6% लोगों ने तेजस्वी यादव को और 12.5% लोगों ने सुशील मोदी का नाम लिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये है ओपिनियन पोल, ये किसी भी करवट बैठ सकते हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत बारीक है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है, यह भी इन पोल्स में पता चल रहा है। बेशक कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार सर्वेस के मुताबिक तेजस्वी से ज्यादा लोकप्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि नीतीश कुमार की पहले की अपेक्षा लोकप्रियता घटी है। अब बात अगर जमीन की करें तो तेजस्वी यादव की सभाओं में जमकर भीड़ आ रही है, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और यदि यह जनता वोट में तब्दील हो जाती है तो कहा जा सकता है कि बिहार में रंग अलग ही होंगे। तो 11 नवंबर तक इंतजार कीजिए और अपनी बात भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। आप अपनी राय दे सकते हैं, ये मेरी राय थी, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन एक दृष्टि हर कोई व्यक्ति अपना बनाता है। रैलियों को देखकर, ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखकर और नेताओं के भाषण देखकर, घोषणा पत्र देखकर और देश का मूड देखकर। कोरोना के बाद में जिस तरह से पलायन हुआ, जो मजदूर आए हुए थे बिहार के अंदर और वापस जब लौटे, और नीतीश कुमार की जो कुप्रबंधन की नीति थी वो भी मजदूरों में एक प्रकार से एक नैरेटिव तैयार कर रही है, उस नैरेटिव का फायदा विपक्षी पार्टियां उठा रही है। तो ये मेरी एक समझ थी, आप भी अपनी समझ को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक नई शुरुआत की है अपने दूसरे चैनल राब्ता पर। इस सुंदर से वीडियो को देखिए और अपनी राय मुझे अवगत कराइए। राब्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि वहां पर अब बहुत कुछ अनोखा होने वाला है। ये जो वीडियो है, ये जो नई शुरुआत है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जरूर जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही इस काम को मजबूत कर सकता है। पेट्रियन, ज्वाइन बटन, पेपाल और पेटीएम, तमाम तरीके के आपके पास माध्यम हो सकते हैं। जो आपके लिए सुविधाजनक हो वही आप इस्तेमाल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। निगाहें पड़े तो फिर रहा न जाए। माँ कहती थी कि अगर मतीरे को कोहनी से फोड़ें तो मतीरा मीठा निकलता है। तब से मैं ऐसे ही फोड़ता हूँ मतीरे और अंदर से सुर। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।